हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम अगेन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 20 न्यूमेरिकल और हैं जो मुझे लगता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, तो मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं समझाऊंगा दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा। क्या है, आपको एक स्क्वायर दे रखा है ना बच्चों, एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर के सेंटर से लगभग 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और इस क्यू चार्ज के कारण इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। यही तो बात है। अब अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भैया ये चार्ज तो एनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला टास्क इस क्वेश्चन को करने का क्या है, उस चार्ज को एनक्लोज करना। एनक्लोज करने का तरीका आप सभी ने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। एक क्यूब बना रहा हूं और उस क्यूब की साइड उतनी है जितनी स्क्वायर की है ना। मैंने एक घन बनाया और घन का भी साइड कितना है, 10-10 सेंटीमीटर वाला है, 10-10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। और ये आपको जो दे रखा था स्क्वायर वर्ग, है ना, ये वाला वर्ग दे रखा था हम, और दिया हुआ था कि इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर आपके पास में एक चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एक क्यूब बना दिया, एक घन बना दिया, और अब वो चार्ज जो है एनक्लोज हो गया, अंदर चला गया क्यूब के, ठीक है। अब क्यूब के कारण टोटल फ्लक्स कितना होता है, वापस से क्यूब के कारण टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हमने बोला पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा भैया, आंसर है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यूब से फ्लक्स कहां से निकलेगा, इसकी फेसेस से, है ना, इसके ये जो पृष्ठ हैं इन्हीं से तो बाहर निकलेगा। क्यूब में कितने पृष्ठ हैं, कितने फेस हैं, तो हमने बोला 6 फेस है। 6 फेस से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, इतना। तो एक फेस से कितना निकलेगा, इतना। और ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पुरानी वीडियोस में समझा रखा है, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। अदरवाइज ये बात ध्यान रखना, इतना फ्लक्स निकलेगा एक फेस से, जो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न सिर्फ इतना ही होगा। हम बोलेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 6 और आ जाएगा। क्यू का वैल्यू जितना दिया हुआ है दैट इज 10, माइक्रो का वैल्यू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू तो याद ही रखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो और यूनिट क्या लगाओ, वोल्ट मीटर लगाओ, ठीक है। डायग्राम को देखते ही आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। डन हुआ बच्चों, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पहले समझाया था, अगर आप शुरुआत से मेरे वीडियो देख रहे हैं। आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है ए बी, है ना, विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है ए बी, और उस डाइपोल के लिए आपको क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। नीचे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकुलाम लिख रहा हूँ। 10 माइक्रोकुलाम का मतलब हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम, दैट इज 10 टू द पावर -5 कुलाम बच्चों। और इस डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, चार्जेस के मिड का जो डिस्टेंस है 2a, जिसे आप लिखते हैं 2a, दिया हुआ है 5 mm। अच्छे से पढ़िएगा इस सवाल को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। 5 mm, 5 mm का मतलब हो गया 5 इंटू 10 टू दावर -3 मीटर। अब इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो इसके दो पार्ट बना रखे हैं। दो पार्ट में क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है, और एक बार क्यू पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये दो ही तो पार्ट है इसके, और तो कोई पार्ट है ही नहीं। और इसे सॉल्व करना निहायत ही ईजी है। अगर आप पी पॉइंट को देखोगे तो ये एक्सियल पॉइंट है, अक्षीय बिंदु है, और केंद्र से दूरी, सवाल को अच्छे से पढ़ो, केंद्र से दूरी आप देखिएगा आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसा क्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यूनिट हर बार बदलनी पड़ती है क्या, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम नॉर्मली एसआई यूनिट में ही काम करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट में तो कन्वर्ट कीजिए, पता चल गया। चलो, अब डाइपोल का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट होता है पी, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, तो सबसे पहले तो हमने ये लगाया, ठीक है। और ये वाली वैल्यूज एग्जाम में लिख करके आना है ना, कि गिवन, ये जो आप 10th में करते हैं ना गिवन वाला पार्ट, वो जरूर करिएगा, ये एक इम्पैक्ट डालता है। चलिए, क्यू का वैल्यू कितना बच्चों, 10 टू दी पावर, मार्कर जो है वो कई बार स्क्रीन पे चलता है, कई बार नहीं चलता।
चल जा भाई। 10⁻⁻5 क्यू की वैल्यू, और 2a दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3। तो हमने देखा ये बन रहा है 5 इंटू 10⁻⁻8 कुलाम मीटर। ध्यान में रखिएगा यूनिट क्या है, कुलाम मीटर है। ये मत लिख दीजिएगा, ये भी कई बार पूछ लेता है MC किसकी यूनिट है, और बच्चे देखते हैं इसको मीटर बनाओ इसको कुलाम बनाओ, भैया P की, ऐसा बना देते हैं, है ना, डाइपोल मोमेंट की बना देते हैं। नहीं भैया, ये मीटर नहीं है, ये मिली कुलाम है, और मिली कुलाम मतलब 10⁻³ कुलाम। हाँ, और कुलाम आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब है वो आवेश का मात्रक है। ध्यान में रखिएगा, कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, लेकिन मिली कुलाम आ गया, MC आ गया, तो फिर वो चार्ज का ही है, आवेश का ही है। चलिए P बन गया। अब दो जगह देखना है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, निरक्ष पे। ठीक है, निरक्ष का फॉर्मूला कितना, KP/R3। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोगों की मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। ठीक है, P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया 5 इंटू 10⁻⁻8, कुछ इतना ही है। R3, R का वैल्यू 15 इंटू 15 इंटू 15, और 10⁻⁻2 का क्यूब करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यूनिट आप लगाएंगे वोल्ट पर मीटर, हाँ, या फिर न्यूटन पर कुलाम, जो भी आपको सही लगे वो लगा लीजिएगा। और जैसे ई इक्वेटोरियल आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला पता है 2kp/r³ होता है क्या, जिसे आप 2 इंटू इक्वेटोरियल कर सकते हैं क्या। तो जो भी आपने यहाँ पे सॉल्व किया उसका दुगना कर दीजिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, है ना। बस P को देख लीजिएगा, P थोड़ा ढंग से कैलकुलेट कर लीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, आपके पास में एक स्फीयर है, एक गोला है ना, और उस गोले का व्यास दिया हुआ है, और अगर व्यास जो है, डायामीटर जो है वो कितना है बच्चों, डायामीटर को 2r लिखते हैं क्या, 2r है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी क्या। फिर उसी गोले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है, कितना बच्चों, 80 माइक्रो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, जिसे अच्छे से पढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं 80 × 10⁻⁻6, ये सिग्मा। ठीक है, अगर मेरे को सिग्मा दिया हुआ है तो इसका पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चार्ज वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/A, यही तो सिग्मा है, और ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, चलो मेरा फॉर्मूला जो है Q का, वो ये बनेगा सिग्मा इंटू A, और A किसी भी गोले का स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² देता हूं, यही तो है। चलो सिग्मा की वैल्यू कितनी, 80 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, 4π वैल्यू पुट कर लीजिएगा 3.14 पाई की। ठीक है, और R का वैल्यू कितना जो दिया हुआ है 1.2 इंटू 1.2, देखो इस वाले में हमने चेंज ही नहीं किया क्योंकि मीटर में पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आएगा कुलाम में। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपके पास में आवेश। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर से, उस गोले से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, विद्युत फ्लक्स फाई, और गाउस का लॉ क्या बोलता है, Q/ε0। Q का वैल्यू जो यहां से आया, और ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और Q का वैल्यू जो आपने पहले क्वेश्चन से निकाला वो पुट कर दीजिएगा, जो भी आए यूनिट जरूर लगाइएगा, वोल्ट मीटर, फ्लक्स का यूनिट कितना होता है, वोल्ट मीटर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होता है, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए, लाइक करने से मेरे को ऐसा नहीं कि कुछ और मिल जाएगा, सिर्फ इतना है कि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना यूट्यूब रिकमेंड करेगा, है ना, ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक पहुँच पाएगा। इतनी मेरी मंशा है कि जितने ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ को देख पाए, इनसे लाभ ले पाएँ, उतना बढ़िया। और हो सके तो आप चाहें तो इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, है ना, आप चाहें तो अपने स्टेटस में लिंक लगा लीजिएगा, चाहे तो थैंक यू उसके लिए, अगर कोई लगा रहा है तो, और जो लगा रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ सर हमने ऐसा कुछ किया। चलिए ओके, अब नेक्स्ट देखो,
ये वाला सवाल बोर्ड में पूछा गया, पुराना सवाल है लेकिन पूछा गया, 1.22 वाला जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। 1.22 देखिएगा, वो बोल रहा है कि आपके पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब रेखीय आवेश जो होता है ना, उसके कारण, एक छड़ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और कितनी डिस्टेंस पर है वो लाइन चार्ज से, 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर बच्चों, कुछ ऐसा लिखे क्या। अब बोल रहे लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो, रेखीय आवेश घनत्व कैलकुलेट करो। फॉर्मूला देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r होता है क्या। तो यहां से लैम्डा का फॉर्मूला बनाओ बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू ई आर डिवाइडेड बाय 2k, यही तो बैठ रहा है देवताओं। तो लैम्डा के लिए मैं वैल्यू पुट करता हूं, ई का वैल्यू कितना, 9 × 10⁴, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻², ठीक है, फिर 2 और के का वैल्यू आप सभी को पता है 9 × 10⁹। इसको सॉल्व करो, जो भी आए यूनिट कूलाम पर मीटर लगाइएगा, यूनिट क्या लगाएंगे, कूलाम पर मीटर लगाएंगे, ठीक है। ये बात तो डन हुआ इतना। नेक्स्ट वाले पे चलें, ये भी पहला चैप्टर ही चल रहा है, देखा जाए तो पहले दूसरे चैप्टर पे ही चल रहा है, पर दूसरा तो आया ही नहीं अभी तक, पहले पे ही नहीं। चलो आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन भी मैंने शायद सॉल्व करवाया था उस टाइम, लेकिन वापस से सॉल्व करवा देता हूं, कुछ बच्चे नए होंगे जो ये देख रहे होंगे। देखिए 1.23 में आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल को, आपको पता चलेगा कि इसमें 2 पैरेलल प्लेट की बात कर रहा है वो, ठीक है, जिसमें से द प्लेट हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस, जिसमें से एक के पास में प्लस का सिग्मा चार्ज है और एक के पास में माइनस का सिग्मा चार्ज है। प्लेट्स हैं बच्चों ये, ठीक है, अपोजिट साइन वाले हैं। और सिग्मा का वैल्यू भैया ने कितना दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है भैया ने 17 × 10⁻² कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। और 3 जगह पर वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो मैं इसको प्लेट नंबर 1 बोलता हूं, इसे प्लेट नंबर 2 बोल देता हूं। और बोल रहा है कि पहला यहां पर आउटसाइड द प्लेट 1, ठीक है, यहां पर, दूसरा आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, ये दूसरा यहां पर, और एक इनके मिड में, ठीक। चलिए, तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा डायरेक्शन गौर करना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे देखिए, अगर आप देखें P1 के ऊपर, P1 के ऊपर डायरेक्शन देख रहा हूं, प्लस की प्लेट है 1 वाली, प्लस की प्लेट प्रतिकर्षित करेगी, रिपेल करेगी, तो हमने बोला E1 इधर जाएगा, ठीक है, पहली प्लेट के कारण, है ना। और माइनस की प्लेट है दूसरी वाली, और दूसरी वाली आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो E2 इधर जाएगा, दोनों अपोजिट है। तो जब मैंने बोला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 अपोजिट है, तो हमने बोला E1 - E2, ठीक है। किसी भी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, और ये दोनों के कारण यही रहेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 भी आ जाएगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 आ रहा है, ठीक है। चलो बी पे देखो, बी कौन सा पॉइंट बच्चों, बी ये P2 वाला, P2 वाले पे माइनस के कारण आप देखोगे तो अट्रैक्शन है ना, ये E2 लिख देता हूं, और प्लस वाली प्लेट जो है वो उसे रिपेल मारेगी, प्रतिकर्षित करेगी, कुछ ऐसा, वापस से अपोजिट है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 पॉइंट भी अगर आप देखेंगे, ये भी E1 - E2 या E2 - E1 होगा, और आप वही काम करेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेट के कारण। तो वैल्यू पुट करी, आंसर वापस से कितना आया, 0 आया। लेकिन अब आप बात करें P3 पे, बात करें P3 पे, P3 पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस वाली प्लेट रिपेल करेगी E1, और माइनस वाली प्लेट जो है अट्रैक्ट करेगी E2। गौर करो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। डायग्राम एग्जाम में बहुत अच्छे से बनाइएगा, और फिर ये काम इस तरीके से करके आइएगा जैसा मैं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, ऐड होंगे तो आप बोलोगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू भैया ने बहुत बढ़िया दे रखी है, 17 × 10⁻22। कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी बच्चों, 8.85 × 10⁻12,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या लगाओगे, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर भी लगा दीजिएगा वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे भी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन आपको करना है। डन हुआ, अच्छा सवाल था। आप देखेंगे एक बार और खुद कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन जो हैं, प्लीज एक बार के लिए खुद कीजिएगा, तो ही आपको पता चल पाएगा कि आपको कितना आ रहा है। हाँ भाई, ये जो सामने वाला सवाल है ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। बुक में इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है ना। एक एक स्टेप आपको बुक में आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, अगर नहीं आता है फिर भी तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो बोर्ड पे होगा। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है बुक वाला तो प्लीज बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है लेकिन आपको बुक में नहीं मिलेगा। यहां पर आपको I1, I2 और I3 करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल है, ये तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, आपको लूप देखने पड़ते हैं और करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर करंट की डायरेक्शन और आपके लूप की डायरेक्शन सेम है तो आपका IR प्लस का होगा, और करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका IR माइनस का होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। और जब आप लूप बना रहे हैं तो बैटरी के अगर प्लस से बाहर निकल रहे हैं, बैटरी के प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो आप E प्लस का लिखिए, और अगर आप बैटरी के माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो E माइनस का लिखिए। ये बस ये इंपॉर्टेंट बात है KVL लगाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, यहां पर मैं सबसे पहले 2 लूप ले रहा हूं जिनसे मेरा काम हो जाएगा, और कहीं अगर KVL से पहले KCL लग रहा है तो वो भी देखेगा। तो आप देखेंगे इस डायग्राम को अगर मैं अच्छे से देखता हूं तो D पॉइंट देखिए, मेरा मार्कर इस पॉइंट पे नहीं चल रहा है, ये चल गया। चलो, अगर आप D पॉइंट देखेंगे ना बच्चों, तो D पॉइंट जो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक जंक्शन बन रहा है ना, एक संधि बन रही है, और संधि पे आने वाली धाराओं का योग, संधि पे आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हमने बोला एट, ध्यान में रखिएगा, एट जंक्शन डी। ठीक है, जंक्शन डी है, संधि डी पर क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, फिर आप KVL लगाना चालू कीजिए, जो जो लूप आपको पसंद है उसमें लगा लो, जो जो लगा सकते हो। ठीक है, मैं पहले देखता हूं, ये एक छोटा सा लूप मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें लगा रहा हूं, और डायरेक्शन मैं ऐसे ले रहा हूं लूप की। ठीक है, डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना लूप की, ये डायरेक्शन चूज कीजिएगा। तो हमने लिखा इन लूप, और लूप कौन सा है, CDBAC, है ना, C से चालू हुआ वहीं पे कंप्लीट हो रहा है। यूजिंग KVL यूज करो इसमें। चलो, क्या बोल रहा है, देखो भैया, 10 से बाहर निकले, पॉजिटिव बैटरी से बाहर निकल रहे हो, टर्मिनल से बाहर निकलो तो प्लस का 10 आएगा, इज इक्वल्स टू, बैटरी तो एक ही थी इस लूप में तो हमारा काम हो गया। आगे चलिए, अब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम दिखाई देगी आपको हर बार, देखो तो IR प्लस का ही आने वाला है। तो हमने लिखा 6 से I1 करंट आ रही है, तो हमने लिखा 6I1। फिर I3 करंट जा रही है 2 में, तो हमने लिखा 2I3, और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अगर और कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा काम हो गया। I3 की जगह वैल्यू पुट करो, क्या, I1 प्लस I2, तो ये कुछ ऐसा होगा। मार्कर भैया जल्दी से आ जाएं, ओके, यहाँ पे चल जाए। तो हमने लिखा 10 इज इक्वल्स टू 6I1 प्लस 2 प्लस 2, और यहाँ पे लिखें आप I1 प्लस I2, यही तो वैल्यू थी। चलिए काम करते हैं। काम किया तो हमने देखा ये हो जाएगा 6I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 10 चल रहा है बच्चों। ठीक है, आप गौर करो, 8I1 दिखाई दे रहा है। 10 इज इक्वल्स टू 8I1 प्लस 2I2। 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पे, तो 2 को कॉमन लिया, डिवाइड लगाओ, तो पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 4I1 और इधर हो जाएगा I2।
आप चाहें तो यहाँ से I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4I1। बताओ यही आएगा क्या? ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 अपन ये बना रहे हैं। पता चला? पता चल रहा है? चलिए अब इसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन के लिए आप देखें, अब मेरे को मेरे एक लूप में I1 और I2 ही चाहिए, I3 नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं शायद एक लूप ये कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि इसमें I3 नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बोल रहे हैं इन लूप कौन सा है बच्चों? EFDCE, इस वाले लूप में चल रहे हैं। ठीक है, इस वाले लूप में चल रहे हैं और यूजिंग क्या कर रहे हैं? KVL ही कर रहे हैं। चलिए आप बैटरी के माइनस से बाहर निकले, बैटरी के माइनस से बाहर निकले तो माइनस का 14। फिर यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बैटरी के माइनस से ही बाहर निकल रहे हैं, है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये माइनस का 10। चलिए लूप का डायरेक्शन मेरे को चेंज कर लेना चाहिए था, प्लस का चलता फिर सारा का, कोई बात नहीं। चलो फिर ई से लेके एफ तक कुछ भी नहीं है, एफ से लेकर डी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन डी से सी में एक रेजिस्टेंस आ रहा है 6, और आप जा रहे हैं ऐसे, लूप जा रहा है ऐसा और करंट आ रही है ऐसे, अपोजिट है क्या? माइनस का IR होगा, तो इक्वलिटी में आप देखेंगे 6I1 लिख रहा हूं लेकिन माइनस का लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब I2 वाले पार्ट में देखो, इधर I2 भी इधर और लूप भी ऐसा ही जा रहा है। ठीक है, अगर लूप और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है बच्चों, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस का काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे तो हमने लिखा 4I2 और ये प्लस में चला गया। ठीक है, ये बात यहां से आप देखो तो ये आपके पास में आएगा माइनस का 24, ये माइनस का 6I1 यही रहने देता हूं। I2 की वैल्यू में इक्वेशन 2 से पुट कर रहा हूं, तो यहां पे बीच में एक लाइन इंट्रोड्यूस कीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 2 से I2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा भैया, वो देखो 4 ऐसा का ऐसा, I2 की जगह 5 माइनस 4I1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस का 24 ऐसा का ऐसा, माइनस का 6I1 ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा 4 पंजो 20 20 और 4 चौक 16 माइनस 16I1। ठीक है, माइनस 16 और माइनस 6 माइनस 22 हो गया क्या? तो ये हुआ माइनस 22I1 इज इक्वल्स टू, इस 20 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा 44 माइनस का। ऐसा ही है, गौर कीजिएगा, I1 माइनस से माइनस तो कैंसिल, और 44 में 22 का डिवाइड लगाओगे तो 2 आएगा क्या? I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है बच्चों, और अगर I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखूं तो I2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4I1, ऐसा ही है क्या? 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 3 एम्पियर, I2 आ गया। फिर I3 कैलकुलेट करो, I3 क्या होगा? I3 है I1 प्लस I2। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, डन। चलिए उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? आपके पास में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर, वो -4 है बच्चों, छपा नहीं है अच्छे से। ठीक है, और यूनिट लेस है तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। ठीक है, काई एम और म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, सॉरी म्यू आर की, म्यू की तो होती है, म्यू आर की। चलिए अब दो चीजें पूछ रहा है, क्या? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मतलब म्यू, है ना, चुंबकशीलता पूछ रहा है पूरे पदार्थ की, और आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछ रहा है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम। तो हम देखते हैं 1 प्लस काई एम 2.7 इंटू 10 की पावर -4। अगर ये क्वेश्चन देगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए देगा कि बच्चे इसके आगे क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखेंगे। नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होता 1 प्लस, इसको सॉल्व करो पहले,
इसको, ये -4 पावर है बच्चों, तो ये लिखा जाएगा 0.0002 ऐसा। तो आप देखेंगे म्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 1.0027, ठीक है। फिर म्यू भी कैलकुलेट करना है, म्यू का होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हाँ बेटा हाँ, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर का वैल्यू 1.0027, ठीक है। प्लीज इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर आपका सामने दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंस लॉ। आपको लेंस लॉ यूज करना है, और ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिखाई दे रहा है, इनमें इंड्यूस्ड करंट बताना है ना, करंट की डायरेक्शन बतानी है कि भैया कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूं तो ये लूप अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अब लेंज लॉ बोलता है कि करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि वो फ्लक्स को क्या करे, घटाए, कम कर दे, रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर दे। बात समझ में आई। अब डिक्रीज करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हमें क्या करना है इस समय, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस है, इसका मतलब अंदर की ओर है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये टर्म यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करने के लिए, करंट को इंड्यूस करने के लिए आपको उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब आपको डॉट बनाना पड़ेगा। लूप में डॉट बनाओ, लूप में डॉट बनाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपका थंब स्क्रीन के बाहर की ओर जाना चाहिए, थंब स्क्रीन के बाहर की ओर। तो आपके फिंगर्स देखो कहां से रोटेट हो रही है, राइट हैंड का थंब स्क्रीन के बाहर की ओर लेकर के जाओ, तो आपकी फिंगर्स कहां की ओर घूम रही हैं, रोटेट हो रही हैं। आप देखेंगे आपकी फिंगर्स ऐसा रोटेट हो रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें इंड्यूस करंट है वो है A B C D A, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, ठीक है। बात ध्यान में रखना, उल्टा काम करना है। नेक्स्ट वाले से आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। अगर ये बाहर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है इससे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसका मतलब ये है उससे फ्लक्स भी कम हो रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो कि वो फ्लक्स को बढ़ाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए उस केस में, बढ़ना चाहिए। बढ़ाने के लिए आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, इंक्रीज करने के लिए आपको सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है, तो आपको लूप में भी क्रॉस ही देखना पड़ेगा। क्रॉस मतलब आपका राइट हैंड का थंब अंदर की ओर जाए, स्क्रीन के अंदर की ओर लेकर के जाओ। तो आपके फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं वो देखिए, घुमाओ एक बार के लिए फिंगर्स को, ACB ऐसा हो रही है, ACBA कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखिए, इसका आंसर मेरे हिसाब से आप खुद दे देंगे। और जिनको ये नहीं समझ में आया ना, मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैंने खुद ने बोर्ड पे समझाया इन चीजों को, तो आपको डायरेक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये भी बाहर की ओर जा रहा है क्या बच्चों, अगर बाहर की ओर जा रहा है तो सेम यही वाला कंडीशन, बाहर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा हो कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करे। और अगर इंक्रीज करवाना है तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अभी भी क्रॉस ही बनाना पड़ेगा। क्रॉस बनाना है तो थंब कहाँ की ओर गया, राइट हैंड का थंब अंदर की ओर गया, राइट हैंड का थंब अंदर की ओर गया, तो फिंगर्स जो हैं वो घूम रही हैं कुछ इस डायरेक्शन में, क्या, हाँ, ABCDA इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मैं लिंक और शेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है, इसका मैं लिंक और शेयर कर दूंगा। चलो आगे काम करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है आपकी बुक का, और आने की संभावनाएं बनती भी हैं। देखो मैं रीड आउट कर रहा हूं क्वेश्चन। आपके पास में एक सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो आपको कुछ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब R की वैल्यू हो गई 10 × 10⁻², इसका मतलब 10 की पावर -1 मीटर। रेडियस क्लियर। फिर रेजिस्टेंस, उस सर्कुलर कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखा अपने कैपिटल R,
कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 ओम दिया हुआ है। is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth's magnetic field। देखिए इसका प्लेन मतलब ये ऐसा रखा हुआ है कि इसका प्लेन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, परपेंडिकुलर है। गौर करना, मैं क्रॉस बना देता हूं एक बार के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर, अंदर की ओर है ना, आपका थंब अंदर की ओर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, यही तो बात है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही हुआ। अब आप गौर करो, जो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की है अंदर की ओर, इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर, वही डायरेक्शन आपके लूप की भी है। लूप की डायरेक्शन मतलब एरिया की डायरेक्शन। तो आप एरिया की डायरेक्शन देखोगे तो वो एरिया की डायरेक्शन भी तो वही है, सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब पहला केस वो है जिसमें इन दोनों के मिड का एंगल 0 डिग्री है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, इट इज रोटेटेड, अब आप इसको घुमा रहे हैं, अब आप इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर, इसके वर्टिकल डायामीटर के अकॉर्डिंग। ऐसा ये डायामीटर है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना। इसको आपने क्या किया, घुमाया। तो फिर इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना है। आपने इसे कितना घुमाया, पूरा 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया है। मतलब शुरुआत में आपका थीटा था इनिशियल वाला 0 डिग्री था, और आपने 180 शिफ्ट कर दिया है, तो आपका जो फाइनल थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या ऐसा ही हो जाएगा। और कितना टाइम लगाया आपने इसे घुमाने में, आंसर है 25 सेकेंड। ओके, मैं गलत पढ़ रहा हूं, 0.25 सेकेंड है, 0.25 सेकेंड, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, इतना दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ध्यान में रखो, टेस्ला, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वेबर होता है। तो अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, कुल मिलाकर के आपको d∅/dt देखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। d∅ क्या होगा, तो हम बोलेंगे बच्चों ये होगा φ2 - φ1 या φ1 - φ2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो सिर्फ परिमाण देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। अब φ2 कैसे, तो यहाँ पे देखो φ2 और φ1 के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन दे रखी है। क्या भाई, जब आप φ1 कैलकुलेट करें तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें, और फाई होता क्या है, BA cos थीटा होता है। BA cos थीटा में थीटा इनिशियल रखोगे तो 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो आपको B और A को ही मल्टीप्लाई करना है। ये रहा B, और एरिया होता है πr²। अरे यही तो होता है, πr² ही तो होता है, ठीक है। तो उन्होंने यही किया है, पाई और r², r² करोगे मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻² ही तो आ जाएगा बच्चों। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही काम किया है। तो आपके पास में इनिशियल फ्लक्स आ गया, ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स क्या होगा, तो आपको एंगल भी फाइनल वाला यूज करना है, BA cos फाइनल वाला एंगल। cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है बच्चों, माइनस में आती है, तो यही वाली वैल्यू माइनस में आ गई। यही वाली वैल्यू किस में आ गई बच्चों, माइनस के अंदर आ गई। क्लियर हुआ ये बात। इसमें टन्स भी दिया हुआ है क्या, ओके 500 टन्स, ये मैंने गौर नहीं किया बच्चों, ये मेरे को लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे n d∅/dt, अगर टन्स दिया हुआ है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई बात नहीं। अब देखो, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, इसका मतलब है मेरा फाइनल आंसर प्लस का ही होना चाहिए। तो जब मैं करता हूँ φ2 - φ1, इसका मतलब है φ2 3π × 10⁻⁷ और माइनस 3π × 10⁻⁷, है ना, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, dt, टाइम कितना लगा 0.25, और आपको इसे मल्टीप्लाई करना था n से, n कितना 500 से, है ना, 500 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। अगर हमें इसे 500 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिख दूं क्या। अब थोड़ा गौर करो, मेरा आंसर माइनस में जाएगा क्या, जबकि मेरे को तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में देखना है, प्लस में देखना है। प्लस में देखना है तो मैं करूंगा इसको थोड़ा सा चेंज, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप इसे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो तो ये कैसे बैठेगा, तो हमने इसको कुछ ऐसा किया, φ1 - φ2 कर दिया फॉर्मूले को, और n से मल्टीप्लाई चल रहा है, फॉर्मेट वही 500 — 3π, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस करते ही आपका प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू 6 पाई आएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 पाई इंटू 10⁻⁷, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये प्लस का ही आएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। और नीचे किसका 0.25 का डिवाइड चलेगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करते हो, इस रामायण को सॉल्व करते हो, तो मेरे हिसाब से यही आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपके पास में आ गया तो करंट निकालने का तो सीधा सा तरीका है बच्चों, करंट आई होता है E डिवाइडेड बाय R। अरे यही तो होता है ना, V में R का डिवाइड देते हो, और E आपने अभी ऊपर निकाला, R की वैल्यू 2 ओम दी हुई है क्वेश्चन में, तो 2 से डिवाइड लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन हुआ ये। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किए हैं, बताओ किए हैं नहीं किए? किए हैं। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, करंट इन अ सर्किट 6.7 को बता रहा हूं, 6.7 वाला, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0, करंट में चेंज DI 5 एम्पियर लिख देते हैं। ठीक है, कितने टाइम में, DT कितना टाइम में, 0.1 सेकेंड में। इफ द एवरेज EMF कितना 200 वोल्ट, तो फिर L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF बराबर LDI/dt। मैंने सिर्फ डेटा देखा है, डेटा के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला बन रहा था और कोई नहीं बन रहा था। वैल्यू पुट करो, बताओ सॉल्व होगा नहीं होगा? अरे होना ही चाहिए, हो जाएगा, आराम से वैल्यू को पुट कीजिएगा, हो जाएगा ये। सेम इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.8 देखेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व M दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। ये भी यूनिट ध्यान में रखना, इंडक्टेंस चाहे कोई सा भी हो, प्रेरकत्व चाहे कोई सा भी हो, अन्योन्य हो या स्वयं हो, म्यूचुअल हो या सेल्फ हो, हेनरी होता है यूनिट। चलो फिर करंट का चेंज कितना हो रहा है, देखो DI देखो, प्लस का ही देखो भैया, अपन परिमाण में काम करें, मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 एम्पियर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो करंट 0 से 20 के बीच में जा रही थी। ठीक, कितने टाइम में DT, कितना टाइम, 0.5 सेकेंड। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये बढ़िया सवाल है। देखो इंड्यूस्ड EMF के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, क्या, एक तो है परिमाण में d∅/dt, और एक यहाँ पे MDI/dt भी होता है क्या रे, होता है। तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको पता चलेगा d∅ इज इक्वल्स टू MDI होगा। ये एक बढ़िया सवाल है। M आपको 1.5 दिया हुआ है, DI करंट का कितना चेंज हो रहा है 20, मल्टीप्लाई करो 15 दूना 30, 30 वेबर, यही आएगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे देखो, ये वाला सवाल रीड आउट कर रहा हूं। A metallic rod of 1 meter length is rotating with a frequency of 50 revolution per second। आपके पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कुछ इस तरीके का, डायग्राम को देखिएगा सभी, है ना, ऐसा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आपके पास में एक रॉड है, ये रॉड मान लो, और इस रॉड की लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर। ये रॉड घूम रही है इसमें, ठीक है, अगर इसके अंदर घूम रही है तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो घूम रही है वो फ्रीक्वेंसी है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आप हर्ट्ज लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हर्ट्ज होता है। ठीक है, और इसका एक एंड सेंटर पे है और एक एंड सर्कमफेरेंस के ऊपर है, सीधी सी बात है, ये एक सेंटर और ये एक सर्कमफेरेंस के ऊपर है, डन बात है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो आगे चलते हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 1 टेस्ला दी हुई है, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बस ट्रांसलेट कर रहा हूं, है ना, ऐसा दिया हुआ है, 1 टेस्ला दिया हुआ है। अब पूछ कर रहा है व्हाट इज द EMF बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग, सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में EMF आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। EMF का फॉर्मूला रोटेटिंग रोड के लिए, है ना, घूमती हुई छड़ के लिए, घूमती हुई छड़ के लिए बोल रहा हूं, EMF का फॉर्मूला ये ध्यान में ही रख लो, BAF होता है। ठीक है, इसका आपकी बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, BAF की जगह आपकी बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको भी मैं बता देता हूं। A का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज पाई R², और इस केस में R की जगह L² इंटू क्या बच्चों, F, ये फॉर्मूला बनेगा, है ना, जो मेरे को यहां यूज भी करना है। इस वाले क्वेश्चन को तो अपन इसी से ही करेंगे, ठीक। और मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये अगर मैं इसी फॉर्मूले को 2/2 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखेंगे 2πf, 2πf ओमेगा होता है बच्चों, तो उन्होंने इसको तो हटाया और लिखा ओमेगा, L² ऐसा कैसा। अब कौन कौन हटा, 2 हट गया, पाई हट गया और F हट गया, ठीक है, और नीचे किसका डिवाइड लग रहा है,
टू का। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपकी बुक यूज कर रही है और मैं इसे BAF से याद रख रहा हूं। ये बेस्ट फॉर्मूला है, इससे आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो सोल्व होते हैं। चलिए, बी का वैल्यू कितना 1 टेस्ला, पाई 3.14, एल का वैल्यू कितना है 1 और इसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों 50। बस इसको सॉल्व कर लो देवताओं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, यूनिटी वोल्टेज ध्यान में रखिएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 लाइन में सॉल्व हो रहा है, इससे ज्यादा लगा ही नहीं रहा है ये क्वेश्चन। देखो आगे, इस तरीके के क्वेश्चन प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक नंबर के पार्ट बहुत बढ़िया बनाते हैं। छोटे सवाल हैं और एक एक नंबर के पार्ट बढ़िया बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 7.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, और इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। जब भी 220 या 100 वोल्ट या सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, इसके आगे पीछे पीक वीक कुछ नहीं लिखा हुआ, शिखरमान विखरमान कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान में रखो सीधा दिया हुआ वोल्टेज हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, हमेशा आरएमएस वैल्यू दी हुई होती है ये, ठीक है, अगर सीधी लिखी हुई है तो। और अगर उसे पीक लिखना था तो पीक लिखता तो वो सामने लिखता शिखरमान, इसकी पीक वैल्यू इतनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी बोल रहा है 50 हर्ट्ज बोल रहा है, एसी सर्किट है, मैं 7th चैप्टर की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखो इसका, ए में बोल रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट का आरएमएस वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो हम बोलेंगे VRMS डिवाइडेड बाय आर, है ना। 220 में किसका 100 का डिवाइड लगाओ, 2.2 आएगा रे एम्पियर। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल, नेट पावर कंज्यूम्ड, देखो पावर का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, हाफ VM cos फाई, बताओ ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। और आर सर्किट के लिए फाई की वैल्यू 0 होती है तो cos फाई तो 1 हो गया क्या, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद में VRMS इंटू IRMS आता है नहीं आता, आता है, तो V को I से मल्टीप्लाई कर दो और क्या करना है, V की वैल्यू कितनी 220, I की वैल्यू कितनी 2.2, सॉल्व करके जो भी आएगा वॉट लगा लीजिएगा, हो गया सॉल्व। इतना ही था बच्चों, इससे ज्यादा थोड़ी था। चलो आगे देखो, आगे 7.2 के अंदर अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो 7.2 देखिए, 7.2 में क्या बोल रहा है, पीक वोल्टेज, अब साफ बोला है इसने, VM मैक्सिमम वैल्यू, पीक वोल्टेज या V0 जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, 300 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट इज द RMS वैल्यू, VRMS क्या होगा, पीक वोल्टेज में √2 का डिवाइड, मतलब 300 में √2 का डिवाइड, और इतना करके छोड़ दो, वो नहीं काटने वाला। अदरवाइज कोई बच्चा ये भी करके आ रहा है 150 गुणा 2 डिवाइडेड बाय √2, सॉल्व करके आप लिख करके आ रहे हो 150 √2 वोल्ट, बताओ ये भी बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। द RMS वैल्यू ऑफ करंट, अब करंट की RMS वैल्यू पूछ रहा है इन अ AC सर्किट इज 10 एम्पियर, ओके पूछ नहीं रहा, बता रहा है, IRMS दिया हुआ है 10 एम्पियर। व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू, तो हमने IRMS बोला, IM डिवाइडेड बाय √2 होता है, यही होता है, 10 दिया हुआ है, तो IM कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, शिखर मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भैया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखो, F44 मिली हेनरी इंडक्टर, एक कुंडली है आपके पास में जिसके लिए उसने L की वैल्यू साफ साफ दी हुई है 44 मिली हेनरी, ठीक है। वोल्टेज, अब ये VRMS है, ध्यान में रखना, सीधा सीधा दिया हुआ है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, अब करंट का RMS कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं बोलूंगा VRMS में रेजिस्टेंस का, अब L सर्किट है, L सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह XL यूज होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, और VRMS तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। XL होता है ओमेगा L, एक्सएल आप कैलकुलेट करें उससे पहले, और एक्सएल का फॉर्मूला लिखिएगा ओमेगा है, ओमेगा होता है 2πfl, यही तो होता है। चलिए तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फिर f की वैल्यू 50 और l की वैल्यू कितनी 44 इंटू 10 की पावर -3, इसे 22 डिवाइडेड बाय 7 लिख लो, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। ये है ना, आप थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, किससे कैलकुलेशन जल्दी बैठ रही है, ठीक है, वो काम करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन बची हुई तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, एम्पियर जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, सिंपल था। 7.4 देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही करवा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन ही बैठेगा। 60 माइक्रोफेरेड, अब आपको सी दिया हुआ है 60 माइक्रोफेरेड, फिर वोल्टेज दिया हुआ है VRMS ही है ये,
कितना 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी एफ इस बार चेंज कर दी भैया ने, कितनी 50 हर्ट्ज। अगर एफ दिया हुआ है तो सबसे पहले तो एक्स ही कैलकुलेट करो, 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि ये सवाल में यूज हो सकता है ना एक्स सी। अब ये क्या होगा 1/2 पाई एफ की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 60 है बच्चों, और माइक्रो है मतलब 10⁻⁻6 भी, तो ये एक्स सी यूज होगा। ठीक है, और जो भी आएगा इसकी यूनिट ओम होगी। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई आर एम एस इस बार होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू ऊपर जो आपने कैलकुलेट करी, वी आर एम एस इसने साफ साफ दिया हुआ था, जल्दी से सॉल्व करके लिख लीजिएगा। मैं कहूंगा कि ये ऐसा का ऐसा वैल्यूज यहां पे मत सॉल्व कीजिएगा, ये ऐसा सॉल्व मत करने लग जाना, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। आप देखेंगे कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं कराए, लो भैया ऑप्टिक्स के सवाल आ गए, जो मेरे को सही लग रहा है और सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्पेरिकल ग्लास सरफेस। आपके पास में लाइट है और एक स्पेरिकल ग्लास सरफेस है, और स्पेरिकल ग्लास सरफेस पे एक लाइट आ रही है। ऐसा लाइट ऐसे आ सकती है, लाइट ऐसे आ सकती है, लाइट ऐसे आ सकती है, कैसे भी आ सकती है ना, और ये स्पेरिकल सरफेस है इस तरफ जो चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको इमेज की पोजीशन बतानी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और बता रहा है। अब देखो ये बहुत सिंपल है यार, कैसे, आपने ये डायग्राम कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा, कुछ ऐसा आती है फिर यहाँ पे इमेज बना देती है, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है क्या? और यहाँ पर आप बोलते हो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इमेज अगर यहाँ पर बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये तो v डिस्टेंस हो जाएगी, और ये जो दिया हुआ है वो u हो जाएगा। ठीक है, और v पूछ रहा है। ठीक, n1 और n2 दिया हुआ है, बाहर एयर था, इसका मतलब n1 की वैल्यू 1 है, और ये अंदर ग्लास सरफेस है, इसका मतलब n2 की वैल्यू 1.5 है। पता चल गया, मैं आसानी से स्पेरिकल सरफेस वाला रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्या, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। बताओ ये यूज करें नहीं करें? n2 की वैल्यू बच्चों 1.5 है, v आपको कैलकुलेट करना है, माइनस n1 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 100 है, और ये सोचने वाली बात है माइनस का 100 लिखा जाए यहाँ पे। ठीक, और आप है ना क्वेश्चन को चालू करने से पहले ये सारी चीजें लिखें कि u इस तरफ कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब है माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर v कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू आप इस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस का ही लिखें, तो ये आएगा कितना, r कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मेरे को आंसर भी सेंटीमीटर में निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मीटर वीटर में नहीं लेकर के आऊंगा। और ऑप्टिक्स वाले केस में आप ये ध्यान में रख लें, पावर के अलावा आपको यूनिट चेंज नहीं करनी है। कहीं पावर पूछ लिया ना तो आप मीटर में लेकर के आए, अदरवाइज आपको यूनिट चेंज नहीं करनी है। शक्ति वाले केस में ही आप यूनिट चेंज कीजिएगा। ठीक है, चलिए n1 की वैल्यू 1 पहले लिख दिया मैंने, और n2 की वैल्यू 1.5, जिसे आप 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, मतलब 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा क्या, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हाँ, डिवाइडेड बाय r मतलब 20। ठीक है, ये बात तो, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं, 0.5, और अगर मैं इसका पॉइंट हटा देता हूं तो 5 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बच्चों? अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ? ठीक है, चलो 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लेकर के जाओ, तो ये है 5 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 200 LCM आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। बताओ यही आएगा क्या सॉल्व करने पर? 1.5 को मैंने बोला था 3/2 लिख लीजिएगा, नीचे v चल रही है, इक्वलिटी में देखो 3 माइनस 2 बच्चों 3 होता है, और नीचे 200 है, 3 से 3 कैंसिल, कुल मिलाकर के 2v इज इक्वल्स टू 200, तो v इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये जो v है ना इधर, ये 100 सेंटीमीटर है, उतना का उतना जितना u था। ठीक है, और अच्छा सवाल है, बन सकता है। आगे देखो, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्या बोल रहा है,
एफ का वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। पावर पूछा है, शक्ति पूछा है ना। तो शक्ति के लिए हम बोलेंगे, पावर के लिए हम बोलेंगे 1/f होता है, एफ मीटर में ही होना चाहिए, है ना, ये ध्यान में रखना। चलिए एफ कितना भैया 0.5, पॉइंट हटाऊं तो 10 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, 2 डायप्टर। ठीक है, हो गया। सेकंड देखो, ये तो क्लियर ना, इसको हटा रहा हूं बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये लो ऐसा, इसका एक R1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका R2 इस तरफ वाला वो 15 है, और मैं इसे अगर साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो माइनस का 15 लिखूंगा। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या होती है बच्चों। इसका फोकल लेंथ f जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक बात है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक कितना है ये पूछा है। अब अगर कुछ ऐसा, n21 लिख देता हूं, तो N21 F R1 और R2 एक ही फॉर्मूले में आ रहे हैं, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। बताओ यही है क्या? 1/f बच्चों 1/12 हो जाएगा। N21 माइनस 1 ये तो मेरे को कैलकुलेट ही करना है, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। 1/R1 10 सेंटीमीटर माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू माइनस का 15 रखी जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी 1/12 इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1। एलसीएम लेने का तरीका, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 30 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे भी आप लेते हैं। मैंने 30 लिख लिया, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 + 2 5 होता है क्या, तो 1/12 इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/30 से। 5/30 मतलब यहाँ पे 6, और 6 से यहाँ पे काटो तो 2 आएगा क्या, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1। माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू N21। कितना आया भाई, 3/2, दैट इज N21। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है बच्चों, बन सकता है, आ सकता है। ठीक है, और इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्लियर हुआ ना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। एक कॉन्वेक्स लेंस है एयर में, है ना, इसको डायग्राम से अगर मैं समझूं तो बाहर एयर है, ठीक है, और इस केस में इसका जो फोकल लेंथ है एफ एयर दैट इज 20 सेंटीमीटर। और थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस केस में N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, एयर है, और अंदर वाले N2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी 1.5, ग्लास है ना 1.5। तो आप N21 कैलकुलेट करेंगे, N21 इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा N2 डिवाइडेड बाय N1, और मैं अगर इसे और अच्छे से लिखूं तो इट विल बी 1.5 ओनली। ठीक, और ज्यादा तरीके से लिखें तो यहाँ पे लिखा जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में आप कितना लिखेंगे, 1.5। ठीक है, रामायण बात इतनी ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों। इस केस में ये सारी चीजें हटा करके जो मैंने आपको समझाया, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना लिखना है, आपको 1.5 लिखना है। ठीक है, जिसे आप 3/2 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इसे वाटर में डिप कर दूं, वाटर में डिप कर दूं मतलब अब बाहर वाटर है, अरे ऐसा ही है क्या? अगर बाहर वाटर है तो N1 तो वाटर बन जाएगा, और N2 अभी भी ग्लास ही है। N1 का मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1.33, और N2 का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का तो अभी भी 1.5 ही है यार। ठीक है, तो इस बार N21 जिसे आप अच्छे से लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, N2 डिवाइडेड बाय N1, मतलब 1.5 में 1.33 का डिवाइड लगेगा, या तो ऐसे लिखो। अदरवाइज एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, 1.5 को आप 3/2 लिखें, और 1.3 को 4/3, 4/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 9/8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9/8 लिखा जा सकता है। और कोई बच्चे पॉइंटों में सॉल्व करना चाहता है तो फिर डिवाइड लगाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, इस केस में आपको फोकल लेंथ पूछिए अगले ने। ठीक, फॉर्मूला समझिए,
एयर वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में -1, 1/R1 -1/R2, यही होता। और वाटर के लिए ये कुछ ऐसा लिखा जाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर -1, 1/R1 -1/R2, क्योंकि पानी में जाने पर R1 R2 चेंज नहीं होती है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एफ वाटर कहाँ चला गया, ऊपर, और एफ एयर डिनोमिनेटर में। ये वाली वैल्यू आपको पता है कितनी, 1.5 -1, जिसे आप 0.5 लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू अपन ने सॉल्व की है 9/8, 9/8 -1 कितना हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और 8 भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 0.5 -1 मतलब 0.5, और 8 चला गया ऊपर, इसको सॉल्व करने पर 1/8 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 1/8 आएगा, और 8 ऊपर जाएगा। ठीक है, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4। तो कुल मिलाकर के एफ वाटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर। अब एयर की कितनी है, 20 दे रखी है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, नहीं आएगा, सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। बढ़िया सवाल है, ये तीनों सवाल बहुत प्यारे सवाल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, लेंस मेकर का ही है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.55 दिया हुआ है ग्लास का। तो N2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.55, अपवर्तनांक दिया हुआ है। बोथ फेसेस ऑफ सेम, और R1 और R2 की वैल्यू सेम है। मतलब अगर R1 को अगर मैं प्लस का R लिख रहा हूं तो R2 को मैं माइनस का R लिखूं, ये तो आपको पता ही होगा। क्यों, क्योंकि R1 तो इस तरफ प्लस का कैलकुलेट होगा और R2 इस तरफ कैलकुलेट होगा तो माइनस का कैलकुलेट होगा, और दोनों का R सेम है। फिर फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, R1 और R2 पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो पूछा है बच्चों। हाँ, 1/f फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू N21 -1, 1/R1 -1/R2। बताओ यही है क्या, N21 दैट इज 1.55, 1/R1 1/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से 1/R, 1/f की वैल्यू 1/20, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 0.55, तो यहां से, और ये 2/R आया क्या, इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 आएगा क्या। अब मैं कुछ ज्यादा ही शायद इंग्लिश के अंदर चला गया हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। कर दो ना, 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। वापस से हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के अंदर फोकस दूरी दी हुई थी, वक्रता त्रिज्याएं दोनों बराबर बोली थी, और अपवर्तनांक दिया हुआ था। मैंने फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखो अगला वाला, ये आपके वेव ऑप्टिक्स से है, तरंग प्रकाशिकी से है। ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल है और बढ़िया सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट और एयर में दे रखा है, एयर में वेवलेंथ कितनी, 589 नैनोमीटर है, यही तो है। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड इन रिफ्लेक्टेड एंड इन रिफ्रैक्टेड लाइट। चलो तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, एयर में इतना है तो वेलोसिटी एयर में कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है। और फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों, है ना। आपने इससे पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था, C/λ, इसको C लिख लो या V लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है एयर में। ठीक, C/λ, आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा है। तो मैं लिखूंगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय कितना, 589 × 10⁻⁻9, ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, जो भी आएगा हर्ट्ज लिख लीजिएगा। लेट सपोज करो ये x हर्ट्ज आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं मान के चला हूं ये x हर्ट्ज आ रहा है। अब पहला केस उठाते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन के अंदर ध्यान में रखना बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं होता, ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही स्पीड चेंज होती है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ चेंज होती है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर वेवलेंथ डायरेक्ट इतना कर लिया, ये कर लिया ना, एक बार इसको सॉल्व करो और इसके बाद में डायरेक्ट आओ रिफ्लेक्शन में। तो हमने बोला रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वही होगी जो एयर में थी, 589 × 10⁻⁻9 मीटर। रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो दोनों में ही चेंज नहीं होती, तो एक्स हर्ट्ज जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में आता वही लिख देते हैं आप, हो गया ये रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परावर्तन,
परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता ना बच्चों, है ना, हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं हुआ, माध्यम चेंज नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी। लेकिन अपवर्तन में माध्यम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन में माध्यम चेंज होगा, है ना, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होगा। अब रिफ्रैक्शन देखो यार, रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे, अपवर्तन देखो, अपवर्तन में अगर मैं देखूंगा रिफ्रैक्शन, तो अपवर्तन में वेवलेंथ ध्यान में रखिएगा, एयर की वेवलेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड जाएगा, कितना भैया 589 इंटू 10⁻⁻⁹ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम में डाला है, वाटर में डाला है तो 1.33 का डिवाइड लगाओ, ठीक है। वेलोसिटी किसी भी मीडियम में c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, अपवर्तनांक होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में डिवाइड, यहाँ पे तो मीटर लिख लीजिएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉल्व। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती चाहे किसी मीडियम में चले जाओ, फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है, नो चेंज, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी एक पार्ट पूछ सकता है, या तो रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का या परावर्तन का या अपवर्तन का, ठीक है, तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन बढ़िया है। लेकिन आगे देखो, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन ने ये बहुत बार कर लिया, सेम क्वेश्चन बहुत बार कर लिया यार, है ना। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का मेजरमेंट ये अपन ने बहुत बार कर लिया है, फोर्थ ब्राइट के लिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, ये बहुत बार किया है। ब्राइट फ्रिंज का दूरी जो है वो एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपको लैम्डा कैलकुलेट करना था तो एक्स एन इंटू डी डिवाइडेड बाय एन इंटू कैपिटल डी, यही तो कर रहे थे। एक्स एन कितना डिस्टेंस के ऊपर है फोर्थ ब्राइट, चौथी ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर है 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में, फिर स्मॉल डी दोनों स्लीटों के मध्य की दूरी, है ना, सेपरेशन बिटवीन द स्लीट्स 0.28 mm है 10⁻⁻3, एन का वैल्यू 4 है और कैपिटल डी स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.4 मीटर। सॉल्व करो और निकालो, मीटर में आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मेरे को एक बच्ची ने भी पूछा था, हालांकि मैंने ये सॉल्व कर रखे हैं सारे सवाल वीडियोस के अंदर, लेकिन देखिए ये बढ़िया सवाल है। इतना टिपिकल है, बात अलग है, लेकिन हाँ बन सकता है, मेरे को ये अच्छा क्वेश्चन लगता है। देखो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहा है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यूज कर रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। अब इस लाइन को बहुत अच्छा समझो, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है बच्चों, के है, लाइट की केस 1 मारकर चल जा भाई, केस 1, अब इसको केस वाइज समझिए, केस 1, ठीक है। लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी के है, कब, जब पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा समझता हूं, पाथ डिफरेंस अगर ये है तो फेज डिफरेंस फाई कितना होगा, फाई वो होता है 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, मतलब कलांतर बराबर होता है 2 लैम्डा इनटू पथांतर बच्चों, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हुआ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, पथांतर की वैल्यू लैम्डा दी हुई थी, मतलब ये वो केस है जिसमें फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 2 दी हुई है, ठीक है। ये बात तो चलिए फाई आ गया, अगर फाई आ गया तो आप तीव्रता का फॉर्मूला इस बार जो बुक में है वही लगाइए। इस बार तीव्रता का, इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, मैं इसी से ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और प्लीज इसे उतारते जाइएगा, आई की जगह I1 मैं यूज कर रहा हूं और I1 का वैल्यू उसने दिया हुआ है के इज इक्वल्स टू 4I0 कोस स्क्वायर, फाई का वैल्यू 2 है बच्चों, और 2 ऐसा का ऐसा, और 2 का डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई मतलब कोस 180, कोस 180 मतलब -1, और ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4I0 इंटू -1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है क्या पूरी रामायण को सॉल्व करने पर। कुल मिलाकर के मेरे को मिल रहा है कि k इज इक्वल्स टू 4I0 होता है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। यहां से आप I0 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है अगर पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, अगर
के सेकंड, मार्कर चल भाई। नहीं बेटा ऐसी हरकतें नहीं, डोंट। आप किसी को भी ऐसे पैसे नहीं दे सकते हो। खिलौना पापा दे देंगे बेटा आपको, दूसरा पापा दिला देंगे, एक बार ये काम कर लूंगा। चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में वो बोल रहा है इस बार पाथ डिफरेंस जो है, पथांतर, अब हिंदी में लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस λ/3 है बच्चों। तो फेज डिफरेंस कालांतर फाई कितना होगा, अगेन वही वाला फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू पथांतर पाथ डिफरेंस कितना λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये हो गया 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना हुआ, 120 हो गया क्या रे? हाँ देखो एक बार के लिए, पाई का वैल्यू कितना 180, 180 में अपन ने 3 का डिवाइड लगाया तो है 60, हाँ 120 डिग्री। ठीक है चलो, ये कलांतर आ गया, फाई आ गया। अगर ये फाई आ गया तो इस केस में मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूँ I2, जो मेरे को पता नहीं है, मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, I2 इज इक्वल टू वही फॉर्मेट 4I0 कोस स्क्वायर फाई/2। बताओ ऐसा ही है क्या? 4I0 मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यूज कर सकता हूँ, क्या होता है? ठीक है, कोस स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना 120, 120 में किसका भाग लगा 2 का, 120 में 2 का भाग लगा तो बच्चों आया 60। कोस 60 का मान 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। आंसर है इस बार इंटेंसिटी होगी K/4। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? 2 केस हैं, दोनों केस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है चलिए आगे देखो। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत बार सॉल्व कर लिए होंगे। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जिसमें आपको पता चलेगा लैम्डा जो है ना बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वाला फॉर्मेट यूज हो रहा है। पहला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉन वाला है, हिंदी में लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ए पार्ट की बात कर रहा हूं, उसमें h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 है। m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और v जिस वेलोसिटी से वो भाग रहा है 5.4 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करो, जो भी आए मीटर में लिख लीजिएगा, है ना? चलो भैया, ये मार्कर कई बार बंद हो जाता है तो स्क्रीन पे, मीटर। ठीक है चलिए, फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक बॉल के लिए है। बॉल के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। m का वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड लगा दिया मैंने। वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है। सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा वापस से मीटर में लिखिएगा। यही तो चीज़ है, इतना ही है, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक, फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये मैंने बता भी रखे हैं। ये 11.3 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें अंतःपूर्णता दी हुई है, निरोधी विभव दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, V0 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है। क्या होता है EV0 होता है, 1.5 को E से मल्टीप्लाई कर लो और वोल्ट लिख दो। ठीक है 1.5 ही, या फिर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लो, फिर आंसर जूल लगाना। लेकिन ठीक है, फिर आंसर क्या लगाइएगा, जूल लगाइएगा, ये हो जाएगा। फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में 11.2 में इतनी सारी चीज़ें नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें ही करेंगे। 11.2 के अंदर आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाई नॉट दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में कन्वर्ट कीजिए, इसे जूल में कन्वर्ट कीजिए बच्चों। जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति पूछ सकता है। दहली आवृत्ति का फॉर्मेट क्या, तो आपने लिखा फाई नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय h। तो मैं यही क्वेश्चन, मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि दहली आवृत्ति आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ही पूरे को चेंज कर रहा हूँ।
तो ये आपने फॉर्मूला लिखा फाई नॉट में किसका डिवाइड, एच का डिवाइड। फाई नॉट कितना, ये लिखोगे जितना मैंने लिखा है, इस बार फाई नॉट ये लिखा जाएगा बच्चों, है ना, फाई नॉट इतना ही लिखा जाएगा। एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। अब जो भी आएगा हर्ट्ज लगा दीजिएगा, जो भी आएगा हर्ट्ज लगा दीजिएगा। फिर आप देखेंगे इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये मार्कर थोड़ा नीचे चल रहा है मेरा, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आने वाले प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है, तो फिर आपको निकालना है उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। एच न्यू होता है क्या, एच की वैल्यू अब तो याद हो गई होगी आप सभी को, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू रख लीजिएगा और एनर्जी का यूनिट जूल लगाइएगा, ठीक है। इतना ही काम कीजिए इस वाले में। 11.2 में सिर्फ यही सवाल कीजिएगा, मैं सारा क्वेश्चन जो है मैंने पूरा चेंज कर दिया है, ये नहीं आएगा, ये जो पूछा हुआ है ना ये नहीं आएगा, इतने बड़े सवाल नहीं आने वाले इससे। नेक्स्ट 11.1 देखिए। 11.1 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी, 30 किलो वोल्ट दी हुई है। वो पूछ रहा है उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अगर आवृत्ति मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो फिर वेवलेंथ मिनिमम ही होगी, ये फिक्स है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दोहराव वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा, एच न्यू वाला, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो है उसकी, है ना, तो एच न्यू वाला फॉर्मूलेट यूज कीजिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए, तो ई डिवाइडेड बाय एच कर लीजिएगा। ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसमें किसका डिवाइड लगाइए बच्चों, हाँ 11.2 वाला देखिए, सॉरी 11.1 वाला क्वेश्चन देखिए। 11.1 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वोल्टेज दिया हुआ है 30 किलो वोल्ट, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। एक्स रेज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी दी हुई, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्घ्य, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज से रिलेटेड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्यूवी होता है क्या, और एक एनर्जी का फॉर्मूला आपने एच न्यू भी पढ़ा हुआ है, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। क्यू इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, इतना होगा, वी जितना उसने दिया है, और एच आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, ठीक है, ये जो भी है हर्ट्ज में। और अगर ये सॉल्व हो गया है, न्यू सॉल्व हो गया है, तो वेवलेंथ आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं सी डिवाइडेड बाय न्यू करके, ठीक है। अरे यही तो फॉर्मेट है, इतना काम करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ से जो भी वाली वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आए यूनिट लगा दीजिएगा मीटर, ठीक है। चलिए डन हुआ। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने थे। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आ रहा है, अब तो नहीं आनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। एक 1.5 वाले के लिए मैं देख रहा हूँ बच्चों कि मेरे को एक मैटर अच्छा सा मैं तैयार कर लूँ, तो मैं 1.5 वाला भी कल तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कर लिया अपन ने 1.5 के, है ना, 1.5 वाले न्यूमेरिकल तो कर लिए, बचे हुए और देखेंगे आप।